दोस्तों, आज के इस सेशन में हम स्पोर्ट डिलीवरी कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में सीखेंगे। इस सेशन को अटेंड करने के बाद कोई कंफ्यूजन रहती है तो स्क्रीन पे नंबर दिया है, आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। कंटेंट को आप मेरे साथ लेक्चर को पॉज करके भी नोट कर सकते हैं या फिर इसका डाउनलोडेबल लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा। हेडिंग को क्लिक करोगे, डिस्क्रिप्शन खुलेगी, वहां पे गूगल ड्राइव का लिंक भी मैं आपको सेंड कर दूंगा, तो वहां से आप इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के सेशन को शुरू करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है LK सोनी। और अगर आप चाहते हैं कि इस तरह के लीगल कंसेप्ट्स और कैपिटल मार्केट से रिलेटेड नॉलेज आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अभी के अभी। स्पोर्ट डिलीवरी कॉन्ट्रैक्ट्स को समझने के लिए हमें समझना होगा नेचर ऑफ सिक्योरिटीज। तो दो तरीके से पढ़ेंगे। अगर हमारे पास जो शेयर्स हैं या जो सिक्योरिटीज हैं वो फिजिकल फॉर्मेट में हैं या फिर वो डीमैट फॉर्म में है, तो स्पोर्ट डिलीवरी कॉन्ट्रैक्ट्स को हम एक नहीं दो लेवल पे पढ़ेंगे। सेक्शन 2 क्लोज I sub clause A deals with physical securities, and section 2 clause I sub clause B deals with securities in dematerialized form. बिल्कुल सिंपल शब्दों में मैं आपको स्पोर्ट डिलीवरी कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में बताना चाहूं तो एक्चुअली दोस्तों हम एक ट्रांजैक्शन की बात कर रहे हैं जिसमें शेयर्स खरीदे और बेचे जाएंगे, यानी शेयर्स की सेल या परचेज होगी। ठीक है, अब उसमें एक्चुअल डिलीवरी ऑफ शेयर्स होगी। ठीक है, एक्चुअल डिलीवरी ऑफ शेयर्स होगी, जिसको हम स्पोर्ट डिलीवरी कॉन्ट्रैक्ट्स कहते हैं। अब इस कंसेप्ट को समझने के लिए आपको सैकरा के कुछ प्रोविजन सीखने होंगे। उनकी नॉलेज के बिना स्पोर्ट डिलीवरी कॉन्ट्रैक्ट्स का लिटरल मीनिंग तो आप समझ जाओगे। स्पोर्ट डिलीवरी का मतलब क्या है, मैं आइए अपने डेली लाइफ में मैं स्पोर्ट डिलीवरी को समझाता हूं। ठीक है, डिलीवरी का मतलब क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ पोजेशन। आप दूध की दुकान पर दूध लेने के लिए गए, आपने 50 रुपए दिए, दूध का पैकेट उसने आपको दिया। एट द स्पॉट, ऑन द स्पॉट डिलीवरी हुई, इसी को कहते हैं दोस्तों स्पॉट डिलीवरी कॉन्ट्रैक्ट्स, यानी जहां पे गुड्स की एक्चुअल डिलीवरी होती है, स्पॉट डिलीवरी कॉन्ट्रैक्ट्स उसे कहते हैं। लेकिन शेयर मार्केट में इसका एक बड़ा ही जबरदस्त कंसेप्ट है। ठीक है, तो समझ, जब शेयर्स की आप ऑन द स्पॉट डिलीवरी करो, एक्चुअल डिलीवरी करो, तो उसको स्पॉट डिलीवरी कॉन्ट्रैक्ट है। अभी बात आपको समझ में आ गई है मुझे पता है, लेकिन टेक्निकली लीगली एज पर द प्रोविजंस ऑफ सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956 स्पॉट डिलीवरी का एक्चुअली मतलब क्या होता है, इसके लिए कुछ सेक्शंस आपको सीखने पड़ेंगे दोस्तों मेरे साथ। तो 3 प्रोविजंस हैं, आओ दोस्तों उसको मेरे साथ आप सीखो उन तीनों प्रोविजंस को। पहला, सबसे पहले हमने सेक्शन 2I समझना है। ये स्पोर्ट डिलीवरी कॉन्ट्रैक्ट्स की डेफिनेशन है। क्या है दोस्तों? ये डेफिनेशन ऑफ स्पोर्ट डिलीवरी कॉन्ट्रैक्ट्स। अच्छा, सेक्शन 13, कॉन्ट्रैक्ट्स इन नोटिफाइड एरिया इलीगल इन सर्टेन सर्कमस्टांसेस, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है, वो एरियाज को नोटिफाई कर सकती है सेक्शन 13 के अंदर। तो अगर आप, सेंट्रल गवर्नमेंट ये चाहती है कि स्पेसिफिक एरिया में, ठीक है, जो भी सिक्योरिटीज के कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे वो रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज के मेंबर्स के थ्रू ही होंगे और स्टॉक एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म के थ्रू ही होंगे। ऐसा सेंट्रल गवर्नमेंट क्यों चाहती है? ताकि पब्लिक के साथ, पब्लिक जब शेयर्स में, सिक्योरिटीज में डील करे तो उनके साथ कुछ इरेगुलरिटी ना हो, कोई प्राइस मैनिपुलेशन ना हो, कोई फ्रॉड ना हो, कोई रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस उनके ऊपर ना यूज की जाए। अनस्क्रूपुलस ट्रेडर्स, व्यापारी लोग, ब्रोकर्स, चालाक लोग सीधे साधे लोगों को, भोले भाले लोगों को शेयर मार्केट में बेवकूफ ना बनाए। इसीलिए सेबी
उस मार्केट को कंट्रोल करना चाहती है, रेगुलेट करना चाहती है, उसके ऊपर पकड़ हासिल करना चाहती है। तो इसीलिए सेक्शन 13 सेंट्रल गवर्नमेंट को ये पावर दे रहा है कि वो नोटिफाई करे, और नोटिफाई एरिया के अंदर अगर आप शेयर्स खरीदना और बेचना चाहते हैं तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा नोटिफाइड यानी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज के जो मेंबर्स होंगे, रजिस्टर्ड मेंबर्स होंगे, जिनको हम आम भाषा में शेयर ब्रोकर कहते हैं, तो शेयर ब्रोकर के थ्रू रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में आप शेयर खरीद भी सकते हैं, बेच भी सकते हैं। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो ऐसी ट्रांजैक्शन, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट इलीगल हो जाएंगे अगर आपने ब्रोकर के थ्रू नहीं किया या स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू नहीं किया। दिस इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ सेक्शन 13। अब सेक्शन 13, अब सेक्शन 18 पढ़ना है। दूसरी बात, सेक्शन 2I पढ़ा आपने, सेक्शन 13 पढ़ा, और सेक्शन 18 का कंसेप्ट सिंपल लैंग्वेज में पूरा कंटेंट मैं आपको दूंगा। आप उससे एग्जाम का क्वेश्चन लिख पाएंगे, चाहे एग्जाम का क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए या अप्लाइड क्वेश्चन आ जाए, या आपकी डे टू डे लाइफ में भी आप इनको इजीली समझ पाएंगे अगर आप इन तीनों प्रोविजंस को ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे। अब क्या हुआ कि जो स्पोर्ट डिलीवरी कॉन्ट्रैक्ट को, ठीक है, सेक्शन 18 कहता है कि स्पोर्ट डिलीवरी कॉन्ट्रैक्ट्स को सेक्शन स्पोर्ट डिलीवरी कॉन्ट्रैक्ट्स के ऊपर सेक्शन 13 भी अप्लाई नहीं होगा, 14 भी नहीं होगा, 15 भी नहीं होगा, 17 भी नहीं होगा। फिर किसी और सेशन में मैं 14, 15, 17 का जिक्र करूंगा, लेकिन आज के सेशन में सिर्फ सेक्शन 13, सेक्शन 18, 13 यानी कंबाइंड स्टडी करनी है। सेक्शन 2 क्लोज आई, इसके जरिए हम सीखेंगे व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ स्पोर्ट डिलीवरी कॉन्ट्रैक्ट। हम पढ़ेंगे सेक्शन 13 और सेक्शन 18 का एक पार्ट, ताकि हमें इस स्पोर्ट डिलीवरी कंसेप्ट को कॉम्प्रीहेंड कर सकें, समझ सके, एग्जाम में क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकें। तो दोस्तों वापस आ जाइए। स्पोर्ट डिलीवरी कॉन्ट्रैक्ट्स को समझने के लिए 3 एंगल आपको देखनी है। डेफिनेशन सीखनी है। सेक्शन 13 कहता है कि सिर्फ स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू ही कर सकते हो, ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते। और सेक्शन 13 की एक्सेप्शन क्रिएट कर रहा है, यानी सेक्शन 18 ये कह रहा है कि स्पोर्ट डिलीवरी कॉन्ट्रैक्ट्स के ऊपर सेक्शन 13 नहीं लगेगा। ठीक है, तो आओ इस कंसेप्ट को थोड़ा डिटेल में सीखेंगे। यानी अगर स्पोर्ट डिलीवरी कॉन्ट्रैक्ट मैं कर रहा हूं, चाहे मैं नोटिफाइड एरिया में भी कर रहा हूं, लेकिन मैं स्पोर्ट डिलीवरी कॉन्ट्रैक्ट्स बिना मेंबर के भी कर सकता हूं, बिना रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज के भी कर सकता हूं, लेकिन वो स्पोर्ट डिलीवरी कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। तो 13 और 18 का क्या कंसेप्ट है, तो पूरा कंटेंट आपको बताऊंगा, आप डाउनलोड इसे बाद में कर सकते हैं। आइए इसको शुरू करते हैं कंसेप्ट को। पहले आइए डेफिनेशन करेंगे। स्पोर्ट डिलीवरी कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन क्या है, सेक्शन 2 क्लोज आई की डेफिनेशन क्या है, ताकि हम बढ़िया से इसको समझ सकें। तो 2 लेवल पर सीखना है बच्चों। एक तो हम करेंगे फिजिकल फॉर्मेट में, पहले ही सेक्शन ए ही था, लेकिन क्या हुआ कि 1996 में डिपोजिटरीज एक्ट आ गया। तो 1996 में डिपोजिटरीज एक्ट आने के बाद सेक्रेक में स्पोर्ट डिलीवरी कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन में भी अमेंडमेंट करनी पड़ी, तो उसमें लेटर क्लोज बी को भी इसमें ऐड कर दिया। ठीक है, तो पहले सिर्फ स्पोर्ट डिलीवरी कॉन्ट्रैक्ट्स जो हम पढ़ेंगे ना बच्चों, पहले सिर्फ ए ही क्लोज, पहले एक इतना ही होता था, लेकिन बाद में अमेंडमेंट करके जो पहले था उसे क्लोज ए बना दिया और क्लोज बी उसमें इंसर्ट कर दिया बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ डिपोजिटरीज एक्ट 1996। तो 96 में इसकी अमेंडमेंट हुई थी। तो 2 लेवल पे पढ़ना है। एक्चुअल डिलीवरी ऑफ सिक्योरिटीज एंड द पेमेंट ऑफ अ प्राइस देयरफॉर आइदर ऑन द सेम डे, या तो आप तुरंत दो, ऐसे दो, अभी के अभी दो, or as the date of the contract or on the next day, the actual period taken by the dispatch of securities or the remittance of money therefore through the post being excluded from the computation of the period of aforesaid। तो एक्चुअली उसमें जब हम मान लीजिए डिस्टेंट पे हैं, मान लीजिए एक पर्सन दिल्ली में रहता है और दूसरा पर्सन मुंबई में रहता है, फोन पे आपस में बात होती है, तो वो कुरियर के थ्रू मान लो शेयर सर्टिफिकेट सेट कर रहा है, तो जो उसमें जो ट्रांसमिशन का जो टाइम है, यानी जो पोस्टल ये रास्ते का जो टाइम है, डिस्पैच करने में जो टाइम लगेगा, उस टाइम को एक्सक्लूड कर लेते हैं। तो तुरंत डिलीवरी की बात कर रहे हैं, सेम डे डिलीवरी की बात कर रहे हैं। लेकिन सोचो कि अगर मान लो वो दूर रहता है, तो जो 2-3 दिन लगेंगे, पोस्टल जो टाइम लगेगा, उस पीरियड को एक्सक्लूड करेंगे। ट्रांसफर ऑफ द सिक्योरिटीज बाय द डिपॉजिटरीज फ्रॉम द अकाउंट ऑफ अ बेनिफिशियल ओनर टू द अकाउंट ऑफ अनदर बेनिफिशियल ओनर। ठीक है, आपके पास भी डीमैट अकाउंट है, मेरे पास भी डीमैट अकाउंट है। जैसे मैं अपने पैसे आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर सकता हूं, ऐसे ही मैं अपने शेयर्स भी आपको
आपके बैंक डीमैट अकाउंट में ट्रांसफर कर सकता हूँ। तो इस तरीके से अगर कोई ट्रांजेक्शन होती है, मैं आपको जानता हूँ, आप मुझे जानते हो, ठीक है, मैं आपको जानता हूँ, आप मेरे को जानते हो, हम दोनों एक दूसरे को जानते हैं। तो मैं अपने डिपॉजिटरी, अपने डीपी को, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट को इंस्ट्रक्शन दूंगा कि भाई आप मेरे अकाउंट को डेबिट कर दो, उसके अकाउंट को क्रेडिट कर दो। जैसे हम मनी ट्रांसफर करते हैं एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में, हम एनईएफटी करते हैं ना, आरटीजीएस करते हैं, ठीक है। तो जिस तरीके से हम ऑनलाइन पैसा ट्रांसफर करते हैं, इसी तरह से हम शेयर्स भी एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में भेज सकते हैं। तो उसको भी हम स्पॉट डिलीवरी कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। तो स्पॉट डिलीवरी कॉन्ट्रैक्ट में आपको स्टॉक एक्सचेंज का थोड़ा सा कंसेप्ट आपको समझना पड़ेगा। स्टॉक एक्सचेंज में मैं शेयर खरीदने जाता हूं, ठीक है। तो स्टॉक एक्सचेंज में मैं दो तरह के कॉन्ट्रैक्ट करता हूं, राइट। तो एक तो मैं कॉन्ट्रैक्ट करता हूं, सुबह खरीदता हूं, शाम को बेच दूंगा। सुबह खरीदता हूं, अभी खरीदता हूं, 15 मिनट के बाद अगर मैं प्रॉफिट में हूं, मैं बेच दूंगा उसको। तो इसको बोलते हैं इंट्राडे ट्रांजेक्शन। इंट्राडे ट्रांजेक्शन स्पॉट डिलीवरी कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आता है, ठीक है। समझ में आ रही बात की नहीं आ रही? तो या फिर मैं स्टॉक एक्सचेंज में जाता हूं, मैं लॉन्ग टर्म के लिए शेयर्स खरीदता हूं, एक्चुअल डिलीवरी लेता हूं। तो जहां मैं शेयर्स की एक्चुअल डिलीवरी ले रहा हूं, ठीक है, शेयर्स की या तो एक्चुअल डिलीवरी ले रहा हूं या मैं इंट्राडे खेल रहा हूं। तो स्टॉक एक्सचेंज में मैं दो तरह से कॉन्ट्रैक्ट करता हूं। समझ में आई? मोटी मोटी बात आपको समझा रहा हूं, ठीक है। तो लेकिन स्पॉट डिलीवरी कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या है कि अगर मैं मान लीजिए स्टॉक एक्सचेंज की बाहर भी करूं, तो पहली बात तो मैं स्टॉक एक्सचेंज के बाहर कर नहीं सकता, क्योंकि अगर नोटिफाइड एरिया में अगर मैं कॉन्ट्रैक्ट बाहर करूंगा तो वो कॉन्ट्रैक्ट इलीगल हो जाएगा। तो इसका मकसद क्या है इलीगल करने का? ताकि आपके साथ कोई धोखा ना हो, कोई फ्रॉड ना हो। इसीलिए स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में ही आप शेयर खरीदे और बेचे, ताकि ट्रेस आउट किया जा सके किसने बेचा, किसने खरीदा। बेचने वाला डिफॉल्ट करेगा, उसकी उसकी गर्दन पकड़ सकते हैं, खरीदने वाला डिफॉल्ट करेगा, उसकी गर्दन पकड़ सकते हैं। तो अथॉरिटीज की, एजेंसीज के कंट्रोल में होना चाहिए सारा काम। फिर टैक्स कलेक्शन भी इसमें कंसेप्ट है, गवर्नमेंट का रेवेन्यू आता है, टैक्स कलेक्शन होता है। अगर आप चुपके कर लेंगे, इधर उधर से कर लेंगे, तो गवर्नमेंट का तो टैक्स का लॉस हो जाएगा ना। ये ऑब्जेक्टिव भी, ये एंगल भी इसमें आता है। तो इसमें लेकिन स्पॉट डिलीवरी कॉन्ट्रैक्ट्स को इससे अलग रखा है। स्पॉट डिलीवरी कॉन्ट्रैक्ट्स को इलीगल नहीं माना। अगर मैं आपको जानता हूं, आप मेरे को जानते हो, आप मेरे दोस्त, मैं आपका दोस्त, हम एक दूसरे को शेयर्स ट्रांसफर कर रहे हैं, तो इसमें क्या फ्रॉड हो सकता है? तो इसीलिए सेक्शन 18 में, सेक्शन 18 क्रिएट्स एन एक्सेप्शन ऑफ सेक्शन 13 कि अगर स्पॉट डिलीवरी कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो उसके ऊपर सेक्शन 13 अप्लाई नहीं होगा। सेक्शन 13 अप्लाई नहीं होगा, इसका मतलब क्या है कि मैं ऑफ मार्केट ट्रेड भी कर सकता हूं, यानी मार्केट के बाहर भी ट्रेड कर सकता हूं। आई होप आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा दोस्तों, समझ में आ रहा होगा आपको। मेरे स्क्रीन पे मेरा नंबर दिया है दोस्तों, ठीक है। तो इस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। आपका नंबर मेरे फोन में, मेरा नंबर आपके फोन में सेव होगा। तो मैं बहुत सारी इंफॉर्मेशन, बहुत सारा पढ़ाई के लिए मोटिवेशन आपको कर दूंगा, ठीक है, ताकि आप कंसिस्टेंटली, परसिस्टेंटली मेहनत कर सको और अच्छे मार्क्स लेकर एग्जाम में आ सको, ठीक है। तो अब यहाँ पे 13 18 का जो खिचड़ी है, ये 2i सेक्शन 13 सेक्शन 18 की जो खिचड़ी है, इसको सिंपल लैंग्वेज में कैसे एग्जाम में प्रेजेंट करना है, ये मैं आपको सिखा देता हूँ। आई होप आपको ये, फिर इसके बाद कभी भी कोई भी दिक्कत नहीं होगी। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कर जरूर बताइएगा। यहाँ तक आए हो, आपको कंसेप्ट समझ में आ चुका है, और भी आ जाएगा अगर कोई डाउट है तो। अभी सेशन कंटिन्यू है। अब लाइक जरूर करके जाना, कमेंट जरूर करके जाना, ठीक है। तो आप शेयर करोगे ना दोस्तों, तो इससे चैनल को ग्रो करने में हेल्प मिलेगी। आप मेरी हेल्प करोगे, मैं आपकी हेल्प करूंगा, तो इस तरीके से हम स्ट्रॉन्ग बन जाएंगे। द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 13, अब पूरी नॉलेज को मैंने सिस्टमेटिकली बता दिया है। प्रेजेंट कैसे करना है एग्जाम में, आइए सीखते हैं। मैं इसको पढ़ूंगा, कोई डाउट होगा तो कमेंट में पूछ लेना। आप भी पॉज करके नोट कर लेना, या फिर डाउनलोडेबल लिंक से डाउनलोड कर लेना। द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 13, द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 13 ऑफ द SECRA must also be included here. This section make it illegal to conduct a securities transaction in a notified region that is not between the through members of a recognized stock exchange. ऑलरेडी बता दिया आपको, अगर नोटिफाइड रीजन के अंदर मेंबर्स के थ्रू नहीं करोगे तो ट्रांजैक्शन इलीगल हो जाएगी। दैट इन ऑर्डर फॉर अ ट्रांजैक्शन इन सिक्योरिटीज टू बी लॉफुल, इट मस्ट बी कंडक्टेड बिटवीन द मेंबर्स ऑफ अ recognized stock exchange through a members of a recognized stock exchange or with the members of a recognized stock exchange. नोटिफाइड एरिया के अंदर रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज की में कॉन्ट्रैक्ट करना है, और वो भी अकेले नहीं कर सकते, ठीक है। अकेले नहीं, आप अपने आप नहीं कर सकते। सिक्योरिटीज मार्केट में हमेशा एक बात याद रखना कि एक आम ट्रेडर, जो सिंपल ट्रेडर होता है, वो अपने बिहाफ पे जाके मार्केट में डायरेक्टली ऑपरेट नहीं कर सकता है। यानी आपकी कोई मार्केट में एंट्री नहीं है,
आपको ट्रेड करना है, खरीदना है, बेचना है, तो आपको एक ब्रोकर की हेल्प लेनी पड़ेगी, आपका ट्रेडिंग अकाउंट किसी ब्रोकर के साथ खोलना ही पड़ेगा। The SECRA Section 18 exempts spot delivery contracts from Section 13's application. When Section 13 and 18 of sections are read along with Section 2I of the SECRA, it is clear that trading outside the stock exchange mechanism is prohibited. With special needs of people in mind, a very specific exception. देखो यार, अगर मैं बेचना चाहता हूँ, मैं किसी को शेयर गिफ्ट करना चाहता हूँ, आपका बर्थडे है, मैं आपका फ्रेंड हूँ, ठीक है, अब ऐसी चीज दो ना जो आपके फ्यूचर के लिए काम आए, आपको याद आए फ्यूचर में भी, आज से 10 साल बाद, 20 साल के बाद भी याद आए कि मेरे दोस्त ने मुझे गिफ्ट किया था, ठीक है ना, तो वो फिर मैं आपको शेयर्स गिफ्ट कर दूंगा। तो आप कह रहे हो कि पहले मैं स्टॉक एक्सचेंज में जाऊं, फिर ऐसे इस तरह का ये इस तरीके का रिस्ट्रिक्शन क्यों लगा रहे हैं? तो एग्जाम्प्ट कर दिया। सेक्शन 18 कहता है कि अगर क्लोज लोग हैं जहाँ फ्रॉड होने का चांस नहीं है, ये रिश्तेदार हैं आपस में, भाई है, दोस्त हैं, पड़ोसी हैं, एक दूसरे को शेयर ट्रांसफर करना चाहते हैं, तो उस पर रोक किस बात की? लॉजिक ये है कि इस तरीके का फायदा आप बड़े लेवल पे ना करो, ठीक है, आप ऐसा ना करो कि एक ठिया लेके बैठ जाओ और वहां पे मंडी लगा लो शेयर्स की, और गवर्नमेंट को चूना लगाओ और आपस में ऑफ मार्केट ट्रेड करना शुरू कर दो। वो चीज अलाउड नहीं है। देखो, ठीक है, एक सब्जी मंडी होती है ना, सब्जी मंडी होती है, तो वहां पे आप सब्जी खरीदो, तो वहां पे एक्चुअली एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। वहां पे क्या करते हैं, कुछ ट्रेडर्स होते हैं, वहां से खरीदी सब्जी, खरीदी रेडी पे, वो गलियों में बेचते फिरते हैं। तो ऐसा ना करो कि स्टॉक आप क्या करो, बल्क में शेयर्स खरीद लो और फिर वहां पे शेयर्स की दुकान मार्केट में खोल के बैठ जाओ, आज जी शेयर बेचेंगे, नहीं, ऐसा नहीं चाहते। उससे गवर्नमेंट को रिवेन्यू लॉस होगा एक्चुअली, और फ्रॉड भी हो सकता है, फ्रॉड भी हो सकता है और रिवेन्यू लॉस भी है। इन दो कारणों से सेक्शन 13 प्रोहिबिट करता है। लेकिन सेक्शन 18 एक्सेप्शन क्रिएट करता है कि स्पेशल नीड्स ऑफ पीपल है, ठीक है, जहां पे फ्रॉड होने का चांस नहीं है, तो छोटी मोटी ट्रांजेक्शंस करने में क्या क्या बुराई है, इसलिए सेक्शन 18 ने सेक्शन 13 की एक्सेप्शन क्रिएट कर दिया। आई होप ये कंसेप्ट अब आपको क्लियर हो जाएगा। With the special needs of the people in mind, a very specific exception of sport contracts has been carved out. To take use of this exception, however, rigorous adherence to the restrictions outlined in the section is essential. इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप इसको फ्रिक्वेंटली बहुत बड़े स्केल पे करेंगे, अगर गवर्नमेंट को लगेगा कि इस तरीके से तो आप सेक्रा को और कंपनीज एक्ट को वोलेट कर रहे हो, प्रोविजंस इंटेंशंस के अगेंस्ट जा रहे हो, फिर आपके ऊपर एक्शन हो सकता है। लेकिन अदरवाइज इक्का दुक्का ट्रांजेक्शन करने में कोई नहीं पूछता, ठीक है। तो आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। इन कॉमन लैंग्वेज इट इज ऑब्वियस दैट if a security transaction is completed through the depository system, it must comply with the provision of section 21p. अब डिपोजिटरीज में क्या हुआ कि डिपोजिटरीज में अगर मैं कर रहा हूँ, मान लो मेरे पास फिजिकल शेयर्स हैं, तो फिजिकल शेयर्स को भी ट्रांसफर कर सकता हूँ, और जो शेयर्स इन डिपोजिटरीज मोड हैं, दोज शेयर्स आर एज गुड एज फिजिकल शेयर्स। जैसे आपके पास पैसा है ना, मुझे आपको पैसा देना है, ठीक है, तो मैं आपको फोन में उठाऊं, गूगल पे से आपको पैसा फीस पे कर दूं, आपको पैसा पे कर दूं, या आप मुझे फीस पे कर दो गूगल पे से, दैट इज एक्चुअली गुड, एक्चुअली ठीक। नहीं तो आप क्या करो, आप स्पेशल मेरे घर आओ और मेरे को फीस दो, वो भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बोथ वे मुझे इक्वली बात है, ठीक है। तो ऐसे ही शेयर्स की बात है, आप शेयर्स की फिजिकल फॉर्मेट में शेयर्स होंगे, तो लेकिन आजकल तो फिजिकल इस तरीके का एनवायरनमेंट क्रिएट कर दिया है, तो फिजिकल फॉर्मेट में शेयर्स तो आजकल कोई रखना चाहता नहीं, लेकिन अगर किसी के पास है तो ट्रांसफर भी हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि डिपॉजिटरी सिस्टम कंपनी के लिए मैंडेटरी है लेकिन इन्वेस्टर के लिए मैंडेटरी नहीं है। लेकिन सिस्टम इस तरह का, एनवायरनमेंट इस तरह का क्रिएट कर दिया है कि आजकल हर कोई डीमैट फॉर्म में ही शेयर रखता है, तो डीमैट फॉर्म में भी स्पॉट डिलीवरी हो सकती है। याद रखना, 1 नंबर 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा कि डीमैट फॉर्म में भी स्पॉट डिलीवरी हो सकती है और फिजिकल फॉर्मेट में भी स्पॉट डिलीवरी हो सकती है। दोस्तों, सेक्शन 2 क्लोज आई, सेक्शन 13 और सेक्शन 18 को एक साथ मिला के पढ़ना है। दैट्स इट फॉर दिस सेशन। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग।